हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कमल कुमार मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा समझा, और हम इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ इकोनॉमिक्स की फैकल्टी के तौर पर जुड़ा हूं। और हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट के लिए हम कौन सा जो रेफरेंस है वो हम चूज़ करेंगे, हमारे यहाँ सेलेक्टिव मटेरियल जो है वो कौन सा होना चाहिए। और मीडियम दोनों में हम बात कर लेंगे कि हिंदी मीडियम में कौन सी बुक अच्छी रहती है, कौन सी बुक जो है इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी रहती है। हमारा कंटेंट तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही जो रेफरेंस हो सकता है अच्छे से अच्छा वो हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा सवाल आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, किस में से सर्टेनिटी के साथ क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप अगर ये कहें कि नहीं, अगर मैं सिलेबस में से सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ूँ तो मुझे क्या नहीं छोड़ना है और क्या ज़रूरी तौर पर पढ़ना है। तो दोस्तों, हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो है। उस पर हम यूनिट वाइज बात करेंगे कौन कितनी इंपॉर्टेंट है और किस में कितना पोर्शन जो है वो पढ़ना होता है। हम चीज़ों को, कोर्स को, क्लास को जो है बाइलिंगुअल रखेंगे, ताकि दोनों जो मीडियम के विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश के दोनों कंफर्टेबल रहें। पहला जो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हमारे पास, उसमें पहली जो यूनिट है हमारी जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों वेस्ट अर्थशास्त्र जो है हमारे साथ, हम जानते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का शुरुआती पार्ट है। इकोनॉमिक्स पहली बार जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, आपके कॉलेज के लेवल पर, पहली बार हमारा परिचय जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही होता है, जिसे हम वेस्ट अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें हम माइक्रो जो यूनिट्स है उनकी स्टडी पर फोकस करते हैं। जब हमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही कराया जाता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है दोस्तों, हम किन किन यूनिट्स को पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, अगर इसको हम इस यूनिट के जो सब यूनिट्स हैं या सब टॉपिक्स हैं वो जो कहें, तो पहली जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसे हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार से मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि उपभोक्ता का व्यवहार वो वहां जाके कैसे करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो नहीं। प्राइस के रेफरेंस में, चूंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस के रेफरेंस में बात करेंगे। तो उपभोक्ता प्राइस के रेफरेंस में किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करता है, क्या वो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, क्या वो क्वांटिटी को घटाएगा, कितना बढ़ाएगा, कितना घटाएगा, उन सब चीज़ों का जो एनालिसिस है वो हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ लिखा हुआ तो सिलेबस में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ही है, कहीं पे भी यूटिलिटी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कि शुरुआत जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की वो यूटिलिटी से ही होती है, क्योंकि यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वही एक प्रोडक्ट की वैल्यू को हमारे लिए डिटरमिन करता है। हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम क्यों करेंगे, जब वो हमारे लिए यूटिलाइजेशन, उसका कोई ना कोई हमारे लिए यूटिलाइजेशन होगा। जब उसमें कोई यूटिलिटी होगी, हमें उससे कोई यूटिलाइजेशन मिलेगा, उसके बाद ही हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारे जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी पढ़ेंगे, फिर हम डिमांड पर आएंगे, डिमांड को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, चूंकि हमारे पास दो तरीके की अप्रोच होती है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, जो कि हम यूटिलिटी में पढ़ के आते हैं। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल जो अप्रोच है, जिसमें एक में तो हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में, कि जैसे हमने किसी चीज़ को नाप लिया हो, माप लिया हो, जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं। तो एक तो वो अप्रोच है हमारे पास। एक हमारे पास अप्रोच है जो केवल और केवल ये दिखाती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल एकदम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि ये बताएं कि इस पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट का जो बंच है, बंडल है, उससे हमें कम यूटिलिटी मिलती है, इससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो हाँ, एकदम कोई नंबर ना देके, कोई डिजिट ना देके उसको हम कंपेयर कर सकें, तो वो इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच है, वो पढ़ेंगे। फिर हम इसमें प्राइस लाइन पढ़ेंगे, फिर प्राइस लाइन और यूटिलिटी कर्व के इंटरेक्शन से जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, जो उपभोक्ता का साम्य होगा, वो सारी थ्योरीज हम इसमें
पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं उपयोगिता की भी बात कर रहे हैं, यूटिलिटी की जिसे आप कह रहे हैं। इसमें हम उपभोक्ता के साम्य की बात कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है दोस्तों। ये सब चीज़ों पर हम इसमें बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये यूनिट जो है, ये जो टॉपिक है इस यूनिट में वो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक वीडियो नया लेके आने वाले हैं जिसमें हम पिछले 6 या 7 साल, 7 साल नहीं, 6 या 7 जो पेपर हुए हैं लास्ट, बहुत हमारी कोशिश है कि 5-6 पेपर तो लाएं क्योंकि उन्हीं से हम ट्रेंड पता कर सकते हैं। और बहुत पुराने जाने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल चुका है। तो हम पिछले 5 या 6 साल मिनिमम, तो आप मिनिमम 5 या 6 पेपर जो है उसका एनालिसिस लेके आएंगे। उसमें हम आपको दिखाएंगे नंबर के साथ कि इस यूनिट से कितने जो क्वेश्चन है, इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। वहाँ आपको ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत ऑथेंटिक तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने कितना इस टॉपिक को, इस यूनिट में, इस ये जो पोर्शन है उसको कितना पढ़ना है, कितना ध्यान देना है। लेकिन मैं वर्बली थोड़ा अंदाजे के हिसाब से भी बताऊं तो ये वो पोर्शन है दोस्तों जिससे हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल एक यूनिट है। ठीक है, अभी आपके पास मैक्रो है, इंडियन है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मैथ है, इकोनोमेट्रिक्स है, सब चीज़ें हैं। उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके कोई लिमिटेड पोर्शन है। भाई लिमिटेड क्वेश्चन ही तो आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। उसमें भी अगर आपको कोई जो टॉपिक है, कोई पोर्शन है, 4 क्वेश्चन भी अगर दे रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके आगे जो बात कर रहे हैं हम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। भाई जहाँ प्रोडक्शन की बात होगी वहाँ कॉस्ट की बात होगी। मैं हिंदी लिखते हुए चल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश लिखी हुई है, तो सबको समझने में आसानी रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए अपन क्लास को बाइलिंगुअल रख रहे हैं। उत्पादन और लागत की जब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत बेसिक सी, बहुत इजीली फिलोसॉफिकल वे में अगर समझें तो जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे, जब हम प्रोडक्शन को, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन भी हो रहा होगा। वो प्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट भी आ रही होगी। उनके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। 2 तरीके के बेसिकली थ्योरीज होती है प्रोडक्शन में। जो, अब चूंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके कोई ना कोई साधन होंगे जो जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि हम, आपने बहुत, तब तो जिस लेवल पे आप आ गए हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो आप बहुत आसानी से समझते हैं कि प्रोडक्शन के लिए हम लैंड, लेबर और जो कैपिटल है, जो ये हमारे जो साधन हैं जिनकी हम बात करते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, अल्पकाल कहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा कि लैंड और लेबर जो है, हम जो पढ़ते हैं थ्योरीज में, चूँकि 2D डायमेंशन होता है हमारे पास, तो हम ग्राफ में जब उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो जब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे तो केवल एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, उत्पादन का जो साधन होगा, उसे वेरिएबल रखेंगे। जब हम दूसरा जो कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं, तो पैमाने प्रतिफल जिसे कहते हैं, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि दोनों को अगर वेरिएबल बना दिया जाए, परिवर्तनशील बना दिया जाए, वेरिएबल से मेरा मतलब है परिवर्तनशील, कि जो समय के साथ उसमें हम चेंज कर सकें। तो जब पहला जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे तो वो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। दूसरा जो है वो पैमाने के प्रतिफल है, जिसे रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। वो ये दिखाएगा कि दोनों फैक्टर प्रोडक्शन अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। पहला जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो केवल एक फैक्टर प्रोडक्शन, उत्पादन का साधन जो है, उसे में चेंज करने से कितना चेंज होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये आप ठीक ठाक तरीके से जानते हैं, और कंसेप्चुअल चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये हम बात कर चुके हैं कितना इसमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कितना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जो दोस्तों है इसके बराबर इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, पोर्शन है, जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर साल, ज़्यादा ही मानिए, मैं मिनिमम बता के चल रहा हूँ, ये आपको इतने क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे और एकदम एग्जाम के अप्रोच से। ठीक है,
क्वेश्चंस के साथ भी देखेंगे। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि हम इन सब के लिए हमने एक पूरा एनालिसिस तैयार किया है पिछले 5-6 पेपर्स का। उनमें हम आपको बिल्कुल नंबर के साथ, फिगर के साथ बताएंगे कि कितना कोई पोर्शन जो है किसी यूनिट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। अब ये जो पोर्शन है ये कई जगह कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि क्या होता है कि ये दिखता बहुत छोटा सा है और इसके क्वेश्चन भी बहुत रेगुलर नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं कई बार। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है कि जिसको ज़्यादातर जो कोर इकोनॉमिक्स में उसमें नहीं पढ़ाया जा सकता, ये एडवांस इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता है और कई यूनिवर्सिटीज़ में तो इसको अवॉइड ही कर दिया जाता है। उनके सिलेबस में तो ये टॉपिक ही कई बार नहीं लिखा जाता कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनिश्चितता क्या होती है, और उसमें जो बिहेवियर है वो डिसीजन मेकिंग से मतलब कंज्यूमर का जो डिसीजन है और जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका जो डिसीजन है वो क्या रहेगा अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता की स्थिति में वो कैसे रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, उस पर इजीली बात कर ली जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन की हम मैक्सिमम इससे उम्मीद कर सकते हैं जो कि आता है और ये बहुत ईजी रहने वाला है। गेम थ्योरी, ये गेम थ्योरी जो है दोस्तों ये हम पढ़ते तो कई जगह आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है जो हमारे जितनी काम आती है इकोनॉमिक्स में, उसका जो पार्ट है उसमें हम गेम थ्योरी पढ़ते हैं। गेम थ्योरी क्या कहती है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, बात वही प्लेयर्स का प्ले। अब गेम थ्योरी की बात है तो गेम थ्योरी में क्या होगा, प्लेयर होगा, गेम में क्या होगा, प्लेयर। प्लेयर कौन होंगे इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें, इकोनॉमी की जब हम बात करें, हाँ प्लेयर कौन है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, स्ट्रेटजी मतलब डिसीजन मेकिंग, किस स्ट्रेटजी पर चल के डिसीजन लेंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसको बिल्कुल मैथमेटिकल टच की बात नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम एक आध दो इक्वेशन की मदद से समझ लेंगे। और ये बहुत केवल यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें बहुत केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है जो हम मैथमेटिकल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। अब ये बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, लंबा सारा, इसको देख के घबराना नहीं है, कतई नहीं घबराना। मार्केट स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, आप पढ़ के आए हैं जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो हम ये डिवाइड करते हैं कि अगर इस तरीके का मार्केट हो तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी और क्या डिसीजन होगा प्राइस पे, क्या डिसीजन होगा क्वांटिटी पे। और दूसरे तरीके का मार्केट हो तो क्या प्राइस और क्वांटिटी का डिसीजन होना चाहिए, कहाँ उनका इक्विलिब्रियम होगा। इसने कहा है कि इक्विलिब्रियम जो है उसकी हम स्टडी करेंगे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसे हम प्योर कंपटीशन कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। प्योर और परफेक्ट दोनों अलग है, पहली बात तो ये। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन, हालांकि हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, प्योर कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन कह रहे हैं, उसमें प्राइस का स्ट्रक्चर, क्वांटिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है नॉन कॉम्पिटिटिव रहेगा। उसमें कई सारे हम पढ़ते हैं, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ओलिगोपोलिस्टिक है। और उसमें भी हम उसके भी अंदर जाके हम कई चीज़ें पढ़ते हैं कि जैसे कोलिजिव मार्केट है, नॉन कोलिजिव मार्केट है। फिर उसमें भी कई तरीके के मॉडल है, कुर्नो मॉडल है, बर्ट्रेंड मॉडल है, वो स्टेगलबर्ग मॉडल है, इस तरीके की चीज़ें हैं। वो हम धीरे धीरे डिटेल में जब जाएंगे चीज़ों को उस तरीके से हम डील कर लेंगे। अब इनमें जो क्वेश्चन पूछने वाली बात है और जो फैक्टर ये मार्केट स्ट्रक्चर वाली बात है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन आ गया, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। और मोनोपोली आई जिसे हम एकाधिकार कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक आ गया जिसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। ओलिगोपोली आ गया जिसे हम अल्पाधिकार प्रतियोगिता या बाजार कहते हैं। उसमें जो कई तरीके के मॉडल है, कुर्नो, बर्ट्रेंड, उनको तो देखो जैसा नाम है वैसा ही बोलेंगे, उनकी कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। ये जो पोर्शन है दोस्तों आपका, ये हर बार आपको 3 से 4 क्वेश्चन देके जाता है। और इसमें क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी ले ली है और आपको ये समझ में आ गया कि इस तरीके का बिहेवियर इस कंडीशन में होगा, तो आपको ये समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी कि टेबल के तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अपन, लेकिन ग्राफ की मदद से कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेने के बाद आपको एक कतई दिक्कत नहीं होगी कि किस लेवल पर जाके क्वांटिटी डिसाइड होगी, किस लेवल पर जाके प्राइस को डिसाइड होगी। जैसे मोनोपोली में भी हम अलग अलग पढ़ते हैं, फिर हम
आगे चल के उसमें और डिस्क्रिमिनेशन थ्योरीज पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी से मतलब है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। मोनोपोली में भी हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, वो सब डिटेल में हम करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये आपके लिए पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फैक्टर प्राइसिंग जैसे अब तक हम पढ़ के आए हैं, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्राइस। प्राइस किसकी, प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड हमने थ्योरीज पढ़ ली, सब चीज़ें पढ़ ली। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए साधन लग रहे हैं, जैसे हमने बात की फैक्टर प्रोडक्शन लगते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे लैंड के लिए हम लगान देते हैं जिसे रेंट कहते हैं, लेबर के लिए हम वेज देते हैं, मजदूरी देते हैं। इस तरीके से जो हमारे साधन है उनकी भी कोई ना कोई कीमत होती है, उनकी भी हमारे यहाँ थ्योरीज दी गई है, हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो फैक्टर प्राइसिंग का भी पोर्शन जो है वो पढ़ना है हमें, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस के मामले में ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। और कई जगह जब जहाँ मैंने देखा है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि इन थ्योरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। मेनली उनकी अप्रोच क्या होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा दी, आपको प्रोडक्शन थ्योरीज पढ़ा दी, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, इसके अलावा वो चीज़ों पर जाते ही नहीं है। और अब जो जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक नया एडवांस टॉपिक जुड़ा है, हालांकि हमारे लिए एडवांस है होने को, तो ये 80s 90s में पूरा सिस्टम, पूरा कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो गया था। इकोनॉमिस्ट ने इनको थ्योरीज दे दे के नोबेल प्राइज़ ले लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस है कि 5-7 साल 10 साल पहले कंसेप्ट हमारे ध्यान में, हमारे सामने प्रचलन में आया, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि ये इंट्रोड्यूस इस हिसाब से किए गए कि हम इनको एडवांस टॉपिक्स मान लेते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए यूजीसी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इन चीज़ों के क्वेश्चंस का जो वेटेज है उस तरीके से डिसाइड करती है। तो फैक्टर प्राइसिंग आपको 1-2 क्वेश्चन दे देगा इजीली। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो आपको ये बताता है कि जब हम पिछले पढ़ के आ रहे हैं तो हम किसी चीज़ को स्टेबलाइज कर देते हैं कि इसको रोक देते हैं, इसको स्थायी मान लेते हैं, फिर ये डिसीजन होगा। यहाँ क्या होगा, कई सारे फैक्टर एक साथ काम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो उनका सबका एक साथ जो सामने होगा, उनकी कंडीशन होगी, वो क्या होगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन की मदद से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये जो पोर्शन है पूरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, इसे भी आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट मानिए। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो फंडामेंटल थ्योरी है, सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ये तो है ही है। इसके अलावा इनमें जो इफिशियंसी क्राइटेरिया, इफिशियंसी की बात जो आती है दोस्तों, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही आती है। अब इसमें परेटो तो हम बहुत फेमिलियर है इस नाम से तो, और ये थ्योरीज कई जगह पढ़ा भी दी जाती है। और फिर कार्डोर हिक्स है। अब इनको एडवांस थ्योरीज के नाम पे पढ़ाया जाता है। यही जैसे ही एडवांस थ्योरीज की बात आती है, स्टूडेंट डर जाते हैं कि पता नहीं कितना एडवांस है, क्या एडवांस है, कितना मैथमेटिकल होगा। अब एक प्रॉब्लम और आती है इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के साथ कि अगर वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं है, चाहे वो 12th तक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहने की बात हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टेट्स को एज ए पेपर पढ़ने की बात हो, एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की बात हो, उनको दिक्कत आती है, तो वो डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा जो पोर्शन है ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है। जितना पहले का है, ग्राफ की और टेबल की मदद जितनी हम वहाँ लेते हैं, उतनी मदद यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कंटेंट अगर हम प्रिंट मटेरियल की बात करें ना, तो ये पूरा कंटेंट ही 8-10 पेज में ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसकी टेंशन मत लेना। बाकी लास्ट वाला, और हाँ ये है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके दोस्तों 3-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ये पोर्शन आपका ऐसा है कि इसको सस्ते में निपट जाते हैं और क्वेश्चन भी ठीक ठाक दे जाता है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजार्ड, ये कुछ नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि लेमन्स प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो जब पढ़ेंगे डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। लेकिन इनमें होता क्या है कि केवल और केवल थ्योरी है, कोई मैथमेटिकल पॉइंट नहीं है, और इतनी छोटी थ्योरीज है कि एक बार आपने उसकी परिभाषा पढ़ी, बात खत्म। फिर आपको दोबारा देखना तक नहीं है। इतनी आसानी से के साथ इन टॉपिक्स को बढ़ेंगे। क्वेश्चंस के मामले में थोड़ी इनमें अनसर्टेनिटी है, बहुत रेगुलर क्वेश्चन इनके नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी सी हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपके फ्री के नंबर दे के जाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये उस तरीके के क्वेश्चन है, उस तरीके का आपका पोर्शन है। दूसरा जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जब 12th तक कोई स्टूडेंट है, जब इकोनॉमिक्स लेता है, तो उसका इन्हीं दो मेजर ब्रांच से परिचय होता है, माइक्रो और मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि। ठीक है,
वो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र था, ये समष्टि अर्थशास्त्र है। अगर आपको लगे कि मुझे हिंदी और ज़्यादा यूज लेनी चाहिए तो आप बता सकते हैं, और वो हम कमेंट्स में आपके सजेशंस का वेलकम करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र की जो बातें हैं वो हम जिस तरीके से लेते हैं, जिसमें हम मैक्रो लेवल पे, जिसे हम वृहद स्तर कहते हैं, या हम व्यापक स्तर जिसे कहते हैं, बड़े स्तर पे जब हम बात करते हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर यूनिट, माइक्रो यूनिट्स की छोटी छोटी यूनिट्स की बात करते हैं, तो मैक्रो में हम सारी यूनिट्स के जोड़कर एक बड़े व्यापक रूप पर स्टडी किए जाने की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों को। जैसे पहला तो जो नेशनल इनकम के कंसेप्ट है, जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, एनएनपी हुआ, उसमें भी मार्केट कॉस्ट अलग हो गया, फैक्टर कॉस्ट अलग हो गया, फिर आजकल जीवीए का कंसेप्ट आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके अलावा क्या होता है कि जो बहुत बारीक सी चीज़ें होती है, जो बहुत हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उनसे क्वेश्चन आ जाता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि इन सब कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम पर्सनल इनकम जाते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जाते हैं, प्राइवेट इनकम जाते हैं। ये सब चीज़ों में क्या होता है ना कि हम किसी एलिमेंट को, मतलब जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इनकम के रिसोर्सेज हों, चाहे वो टैक्सेस हों, चाहे वो सब्सिडी हो, सब इस तरीके की चीज़ें हैं, उन सब एलिमेंट्स में समस्या आती है। जितनी मैंने बात करी है जूनियर से, साथियों से, और जितने हमने पेपर्स देखे हैं, तो उनमें ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो हम समझ लेते हैं, जीडीपी जीएनपी सब क्लियर है, फॉर्मूला से लोगों ने रटी हुई है, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन अगर फॉर्मूला के हिसाब से पूछ रहे तो सेकंड्स में सोल्व हो जाता है। लेकिन जो बहुत बारीक चीज़ें हैं, जिनमें एलिमेंट्स की चीज़ें हैं, उनको हम टेक्निकली बहुत ही इस तरीके से समझेंगे कि आपको याद करने में भी आसानी हो, चीज़ों को समझने में भी आसानी हो। दूसरा, ये तो कॉन्सेप्ट्स की बात है, फिर इसमें मेजरमेंट की बात है। मेजरमेंट के लिए जनरली 3 मेथड्स जो हैं हमारे यहाँ काम ली जाती है, जिसमें इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, कि जिसमें एक इनकम मेथड में तो हम टोटल जो हमारी टेरिटरी में इनकम जनरेट हुई है वो हम काउंट कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड है व्यय विधि जिसे हम कह रहे हैं, तो व्यय विधि में हम जितना एक्सपेंडिचर हमने किया है वो कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। एक हमारी प्रोडक्शन मेथड है जिसे जीडीपी, जिसे हम मेजर कंसेप्ट कहते हैं, कि हमारी एक जो टेरिटरी है उसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी है, घरेलू जो सीमा है, उसमें हमने जितना प्रोडक्शन किया है उसका जो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू है वो हम काउंट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और इनकम मेथड तो है ही, जो फैक्टर प्रोडक्शन है उन सबकी इनकम को हम जोड़ लेते हैं। वो चलो ठीक है, उनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ चर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हाँ, जो चर्चा करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये आपको रेगुलर यहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं, और ये बहुत आसान है, क्योंकि टेक्निकल, जितना टेक्निकल होगा, जितना कंसेप्चुअल होगा, जितना एनालिटिकल पोर्शन होगा, उसके लिए आपको उतनी ही कम चिंता करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत जो हमारे हिंदी मीडियम के साथी हैं और जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं, किसी ने कोरस्पॉन्डेंस में या नॉन नॉन कॉलेज या इस तरीके से पढ़ाई करी है कि अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो थियोरेटिकल चीज़ें बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको केवल पढ़ना है, खुद ही को पढ़ना है, खुद ही को समझना है। एनालिटिकल चीज़ों में उनको समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको किसी ने ठीक से समझाया नहीं, उनकी मजबूरी थी, वो समझ नहीं पाए, और आज तक वो उनकी वीकनेस है। तो हम क्या करेंगे कि एनालिटिकल चीज़ों को ईजिली समझ लेंगे। ये चीज़ें आपको ज़्यादा मदद करेगी। क्यों? क्योंकि एक बार समझने के बाद आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रिवीजन करेंगे केवल यूँ, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी कि हमने पन्ना पलटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो कंसेप्चुअल चीज़ों में ज़्यादा आसानी है, इसको लेके डरना नहीं है। अब ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज है, इसमें 2 तरीके की अप्रोचेस आती हैं। पहला तो हमारा जो परंपरागत अर्थशास्त्र है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम उन इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हैं, उन अर्थशास्त्रियों को पढ़ते हैं जिन्होंने हमें इकोनॉमिक्स दी है, मार्शल, रिकार्डो, और जो हमारे जो पुराने इकोनॉमिस्ट है, जेबी से जिसे हम कहते हैं, जेएस मिल जिन्हें कहते हैं, जेएस मिल हैं, इस तरीके के कई बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज हैं हमारे साथ, जिसे हम पढ़ते हैं। तो उनमें एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की क्या कंडीशन थी, वो किस तरीके की थ्योरीज देते हैं। अब जैसे जो मार्केट थ्योरीज है उस समय की, मार्शल ने जो थ्योरीज दी, फ्री हैंड थ्योरीज है, इनविजिबल हैंड थ्योरी है, दृश्य हाथ का सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, लेसिस फेयर जिसे हम मुक्त बाजार की व्यवस्था कहते हैं, वो सब पूरा जैसे टिका हुआ था जेबीसी के लो पे, जिसमें वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है। इसके आसपास, इसके केंद्र पे पूरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स टिका हुआ है।
अब वो कितने सही हैं कितने गलत है, उनके अजम्पशन, उनकी थ्योरीज, उनकी आलोचनाएं सब हम पढ़ेंगे, और कितने उनकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया और वो किसी चीज़ को हमने डिनाई कर दिया तो बिल्कुल ही गलत हो गए, नहीं। फिर उसके बाद है कीनेसियन अप्रोच। कीन्स की जो थ्योरीज है, कीन्स की आपको एक पता ही होगा दोस्तों, जब 1930s की 1930 की जो वैश्विक महामंदी आई थी, उसके बाद एक लेकुना क्रिएट हुआ और ये धारणा टूटी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगी। इनविजिबल हैंड थ्योरी क्या कहती है मार्शल की? मार्शल कहता है कि फैक्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्केट के उनको आप फ्रीली छोड़ दो, ठीक है। उनको क्या करेगा कि जैसे कोई एक फैक्टर, एक जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट से मतलब मेरा प्लेयर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, जो भी। तो एक मार्केट प्लेयर जो है, एक कंज्यूमर कोई कोई कमोडिटी परचेज करता है। अब उस कमोडिटी को परचेज करने के बाद वो उसकी डिमांड क्रिएट कर देता है, वो जिससे खरीदी उसके पास पैसा गया, वो किसी और कमोडिटी को अपने काम के लिए यूज करेगा, कि हम इंसान हैं, हमें 10 तरीके की जरूरतें होती हैं, तो हम अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीज़ों की डिमांड खुद क्रिएट कर लेते हैं। फिर जेबी से साहब तो कहते ही हैं कि आपूर्ति जो है अपनी मांग खुद पैदा कर लेगी, खुद सर्जित कर लेगी। तो ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ गई और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब कीनीजियन इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ और उनकी जो किताब आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड मनी, उसमें उन्होंने जो कीनीजियन अप्रोच दी, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सप्लाई हमेशा अपनी मांग पूरी नहीं करती है, और ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अपने आप गवर्न हो जाएगा। आपको पूरी तरीके से मुक्त व्यापार की बात जो आप कर रहे हो वो सही नहीं होती है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल उस पर रखना होता है। एक बार जैसे बातचीत करते करते एक आ गया कि कीनेसियन ये कहते हैं, कीनेसियन इकोनॉमिस्ट जो है, कीनेसियन इकोनॉमिस्ट से मतलब, या कीनेसियन इकोनॉमी या कीनेसियन अप्रोच से मतलब ये नहीं है कि कीन्स की थ्योरी जो कीन्स ने दी वही नहीं, कीनेसियन इकोनॉमिक्स या अप्रोच से मतलब है जो इनके मूल सिद्धांत हैं कि केवल लेजर फेयर पे बात नहीं करनी है, फुल्ली अनकंट्रोल नहीं करना है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नमेंट का भी रखना है, जो मैनेजमेंट है वो एक्टिव मैनेजमेंट रखना है। इस तरीके की थ्योरीज में विश्वास करते हुए जिन्होंने भी अगले अगले आगे चल के कोई मॉडल दिए, जैसे ग्रेगरी मैनकीव है, रिचर्ड डी फ्रोयान है, इस तरीके के जो इकोनॉमिस्ट आए बाद में, उन्होंने जो थ्योरीज दी वो भी कीनेसियन अप्रोच में या कीनेसियन इकोनॉमिक्स में ही गिनी जाती है। तो यहाँ जो सिद्धांत इन्होंने दिए उनका अपन अध्ययन इसमें करेंगे। अब रही बात क्वेश्चंस के हिसाब से, तो बहुत ही ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इससे सम्मान, मतलब ज़्यादा से मतलब सम्मान है ये कि इससे रेगुलर क्वेश्चन आएंगे, इसमें सर्टेनिटी है, इससे आप बच नहीं सकते, इस पोर्शन को पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। फिर है कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दोनों को थोड़ा सा साथ में पढ़ेंगे अपन। ये क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन जो है कीनेसियन अप्रोच से ही निकल के आया है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है कि हमने जब कंजम्पशन की बात करी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन जो एज ए होल, एज ए इकोनॉमी जब हम बात करते हैं, तो वो पूरे पैटर्न को दिखाता है कि कितना हमारा कंजम्पशन है, और फंक्शन मतलब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल दिखा रहा है, इसे उपभोक्ता फलन कह देते हैं हिंदी में, अगर मैं लिखूँ तो पहले फलन। अब इसको फलन या जो फंक्शन वर्ड है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल में चला जाता है, इसको देख के डरना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल से ग्राफ है, सिंपल सी थ्योरीज है, वो ये दिखाएगा कि क्या पैटर्न है इनकम के सापेक्ष। इनकम से मतलब है टोटल इनकम, टोटल इनकम देश की इनकम जिसे हम बात कर रहे हैं, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, ये कंजम्पशन फंक्शन दे देते हैं A+BY, ठीक है। इसको अभी मैं नहीं लिखता हूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज होने से कोई मतलब नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इनमें थ्योरीज है छोटी छोटी, बहुत तो ज़्यादा मेजर थ्योरीज नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रेगुलर क्वेश्चन भी देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहिए। मल्टीप्लायर एक्सीलेटर, गुणक और त्वरक जिसे कहते हैं, त्वरक है ये, त्वरण नहीं है। त्वरण मैं शब्द इसलिए काम ले रहा हूँ, मुझे मेरे पास कॉलेज की कॉपी आई थी तो मैं उनको चेक कर रहा था, तो उसमें एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है त्वरण, ठीक है। ये त्वरक से मिलता जुलता है एक्सेलरेटर। अब ठीक है, यहाँ तो क्या है कि इंग्लिश में तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है इजीली, हिंदी में थोड़ा सा त्वरक और त्वरण में कन्फ्यूजन है, वो अलग परिभाषाएं हैं फिजिक्स की, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लाई एक्सेलरेटर आपको रेगुलर कंसेप्ट, रेगुलर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, मल्टीप्लायर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एक्सेलरेटर से थोड़ा सा है, उसको पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी सर्टेनिटी कम है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लायर आपको 101% क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी में हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अब इसमें भी बात वही है, क्लासिकल थ्योरीज भी आएगी और कीनेसियन थ्योरीज भी आएगी, जिसमें क्या है कि कैम्ब्रिज स्कूल है,
ठीक है, पिग्यून इक्वेशन है, केनीजियन थ्योरीज हैं, वो भी अपने को पढ़नी है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं 101%। सप्लाई ऑफ मनी में केवल सप्लाई ऑफ मनी के जैसे हमारे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, M1 है, M2 है, M3 M4, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी है, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो भी हैं, साथ ही साथ सप्लाई ऑफ मनी की थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है वो भी हमें पढ़ना है। जैसे हाई पावर मनी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उच्च शक्ति मुद्रा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में हम हिंदी में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं इंग्लिश के बजाय, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है कि इसको हाई पावर्ड मनी कंसेप्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़नी। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। खतरनाक केवल इसलिए क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ों से, एनालिटिकल चीज़ों से हम डरते हैं। ठीक है, हमें डरना नहीं है, उनको बहुत आसानी से समझेंगे। इसमें जिसको ग्राफ समझ में आ गए उसको एक भी शब्द नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप मान के चलिए। इसलिए नहीं पड़ेगी ज़रूरत क्योंकि ISLM का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इतना सब कुछ पढ़ के आने के बाद आपको अगर ग्राफ से एक बार समझ में आ गया, फिर जो बेसिक जो ग्राफ है उसका बेसिक जो इक्विलिब्रियम का ग्राफ हम पढ़ते हैं उसको समझ में आने के बाद जो हम क्या करते हैं कि हर बार एक जो वेरिएबल है उसमें एक एलिमेंट है वो चेंज करते हैं, फिर उसका चेंज दिखाते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट चेंज करते हैं, उसका चेंज दिखाते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखेंगे। क्वेश्चंस के मामले में अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल प्रोवाइड करवाता है। हम बहुत टेक्निकल वे में जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे जब हम पेपर एनालिसिस वाला वीडियो क्लास जो है, वीडियो जो है आप तक जब पहुंचेगा तब आपको बहुत एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस पोर्शन से कितनी चीज़ें, कितने क्वेश्चन जो है वो आ रही हैं। स्टेट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये पोर्शन जो है स्पेशली ये जो इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन है ये कई यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों पढ़ाया नहीं जाता है, कई स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है, उन बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं है, तो वो इसको छोड़ के चलते हैं। वो ये देख लेते हैं 4-5 क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे इससे नहीं पूछे जाते हैं, सरफेशियल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप इजीली कर लेंगे और वो आपको इतना हम पढ़ा देंगे जिसने नहीं भी पढ़ी है तो वो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टेट्स से बात करते हैं। सबसे पहले पहला जो पोर्शन है सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी, या मुझे लग रहा है ये लिखने में ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, चलो हम थोड़ा सा चीज़ों को फिलोसॉफिकली समझते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मतलब है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से या उसके मेजर से क्या मतलब है। एक सीरीज है, एक लाइन मान लीजिए, है ना, एक सीरीज को, तो उस सीरीज में जो लगभग सेंट्रलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, उस वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अब उसमें भी 3-4 चीज़ें हैं। माध्य क्या होता है, जो बिल्कुल ऑन एन एवरेज चीज़ को दिखाता है, जैसे इधर 2 और इधर 100, दोनों को जोड़ा, उसका टोटल किया, ठीक है, एवरेज निकल के आया 102 हो गया टोटल, उसमें 2 का डिवाइडेशन किया। हमने बहुत इजी चीज़ पढ़ी है ना स्कूल लेवल पर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत में जो पढ़ी है, ये बिल्कुल उसको दिखा देता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल एवरेज चीज हो गई, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं माध्यिका, जिसे मीडियन हम कहते हैं ये, और फिर इसके बाद आता है बहुलक, जो कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता है कि क्या इनकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी, नंबर्स की, या जो सीरीज है उसमें जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे ये लगभग सेंट्रलाइज वैल्यू दे देते हैं। तो इसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पढ़ते हैं। फिर आगे इसके चलता है सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे ही हम पढ़ते हैं उसको खत्म करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, उसके आगे डिस्पर्जन आ जाता है। डिस्पर्जन क्या कहता है, आपकी वही सीरीज है और एक सेंट्रलाइज वैल्यू, चाहे वो मीन मोड मीडियन जिससे भी आपने निकाली हो, उस सेंट्रलाइज वैल्यू से बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी जो डाटा है हमारा, वो कितना दूर है, कितना उससे बिखरा हुआ। डिस्पर्जन का मतलब होता है बिखरी हुई चीज़ें। ठीक है, एक बिल्कुल, अब हम वेग लैंग्वेज में समझे, बहुत इजी वे में अगर समझने की कोशिश करें तो कितना डिस्पर्स है, कितना बिखरा हुआ है, वो बिखराव हम देखते हैं डिस्पर्जन में। अब इसमें कई तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, हम जो कि बिखराव की बात कर रहे हैं, डेविएशन जिसे हम कहते हैं,
तो डेविएशन की जब बात करेंगे उसमें अब चूंकि मेन हमने पढ़ा है, मोड मीडियन पढ़ा है, मोड पढ़ा है, तो मेन से भी डेविएशन देखेंगे, मीडियन से भी डेविएशन देखेंगे, वो भी सब देखेंगे। इसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें है। तो कुल मिलाकर ये कहेगा क्या, पहले आपने क्या किया, आपने एक सीरीज़ ली, एक डाटा लिया, एक डाटा की सीरीज़ ली, एक लाइन ली, ठीक है, आप बहुत इजी वे में समझो, उसकी एक सेंट्रलाइज वैल्यू ली। उस सेंट्रलाइज वैल्यू को निकालने के बाद, उसको मेजर करने के बाद, हमने उससे जितनी डाटा जो उससे जितना दूर है, जितना बिखरा हुआ है, वो डेविएशन जो है, जो विचलन जो है, वो हमने उससे देख लिया। जैसे ही हमने ये किया, अब ये एक सीरीज का तो हमने सब कुछ पता कर लिया। अब हम आते हैं दो सीरीज पे, दो डाटा की सीरीज आपके पास, ठीक है, एक्स सीरीज, एक वाई सीरीज। तो अब उन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है वो हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं, जिसे कि हम सहसंबंध कह रहे हैं। अब उस सहसंबंध में हम पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन से मतलब क्या है, जैसे एक्स एक सीरीज है जो कि दिखाती है, सपोज हम कहते हैं कि एज को, कि हमारी एज है जो बढ़ रही है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी है। दूसरी जो सीरीज है वाई जो है, सपोज वो दिखाती है आपके खेलने की प्रवृत्ति को, आपकी जो टेंडेंसी है स्पोर्ट्स की, खेलने की जो है, प्लेइंग क्रिकेट समझ लीजिए, प्लेइंग फुटबॉल समझ लीजिए, जो भी है, उस टेंडेंसी को दिखा रही है। तो एक सीरीज जो है एक्स जो है आपकी बढ़ रही है हमेशा, क्योंकि एज तो बढ़ती हुई होगी। दूसरी जो सीरीज है टेंडेंसी, वो जो वाई सीरीज है, वो सपोज कि आपकी खेलने की टेंडेंसी को हम किसी डाटा में मेजर कर रहे हैं, तो वो जो डाटा है वो कितना आपको जैसे हम देखेंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। सपोज आपकी उम्र के साथ साथ खेलने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, पढ़ाई का बर्डन समझ लीजिए, जिम्मेदारियां समझ लीजिए, जैसे भी हो। अब हम दोनों सीरीज में एक रिलेशन देखते हैं कि एक के बढ़ने और एक के घटने में, या दोनों एक साथ बढ़ रही है या दोनों एक साथ घट रही है, तो वो जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हम इससे जज करते हैं। अब इसी में जो है रिग्रेशन भी आता है। रिग्रेशन ये बताता है, प्रतीप गमन जिसे हम कहते हैं, रिग्रेशन ये बताता है कि जो दो सीरीज में आपने रिलेशन फाउंड किया है, अब आपने रिलेशन पता कर लिया, लेकिन सपोज दोनों सीरीज में से कोई एक वैल्यू है जो वो गायब है, बाकी सब आपके पास दिया हुआ है, वो वैल्यू गायब है, तो उस गायब वैल्यू को ढूंढ के लाना रिग्रेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर हम बात कर लेते हैं पहले अब प्रोबेबिलिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट्स एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरी। प्रोबेबिलिटी जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, जिससे बहुत से लोग कॉलेज में पढ़ते समय डरने लग जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हाँ, क्वेश्चंस की बात करें इसमें, क्वेश्चंस जो है अगर इस पूरे पोर्शन को मिलाएं, सेंट्रल टेंडेंसी, रिग्रेशन, कोरिलेशन, डिस्पर्जन वगैरह सबको, तो ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन देकर ही जाएगा, ठीक है। ये एक एवरेज पैटर्न है इसका, वो आपको, और हम चीज़ों को जब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे पेपर्स का, वो हम उसमें भी देख लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, दो चार, उनकी मदद से जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं उन क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। इसी में फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट्स, और जो पढ़ रहे हैं हम, जो वितरण के सिद्धांत है, प्रोबेबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन जिसे हम कहते हैं, तो इन पर बात करेंगे। इनके क्या है, थोड़े से टेक्निकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उन टेक्निकल फॉर्मूलाज की वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो। उस जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हम ये करेंगे कि पहले थोड़ी सी जो बेसिक मैथमेटिकल चीज़ें उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन इस पर चले जाएंगे। मोमेंट्स हैं, ये तो इससे अलग टॉपिक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरी, लिमिट थ्योरम है, बहुत अलग कंसेप्ट है। इस इससे फिर भी क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मेन प्रोबेबिलिटी वाला जो पोर्शन है उससे तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसमें तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर है सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड से ही डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है। सैम्पलिंग मेथड जो है, इसमें पहले तो कुछ कुछ टाइप्स हैं। सैम्पलिंग से मतलब क्या है कि जब आप कोई सर्वे करते हैं, जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के लिए आपको दिखाना होता है कि ये काम होने से ऐसा होता है, ये चीज़ होने से दूसरी जो इफेक्ट है वो ये होता है। उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है कि 5 लोगों में हमने इस तरीके का बात करी, उससे इस तरीके के रिजल्ट आए, तो वो 5 लोग जो है आपके सैंपल है, ठीक है। तो उस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, और किन किन तरीकों से हम किस सिचुएशन में किस तरीके की मेथड यूज करनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिसमें उनके टाइप्स भी होंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, जिसकी में सैंपल साइज की बात भी करेंगे, जिसमें एरर की बात करेंगे, सैम्पलिंग एरर की भी बात करेंगे, कि अब चूंकि सैंपल लेते हैं, कलेक्शन होता है, रिजल्ट आते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर भी होती है, उसकी भी हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। और मेथड्स का जो पोर्शन है वो तो बहुत ईजी है, कंसेप्चुअल है, थ्योरी भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा
थ्योरी ज़्यादातर पोर्शन उसमें थ्योरी का एक बार समझ में आ गया तो हम आसानी से समझ लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, वो समझेंगे हम थोड़ी तसल्ली के साथ। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और हाइपोथेटिकल टेस्टिंग जो है, परिकल्पना कहते हैं हाइपोथेसिस थीसिस को, हम हिंदी में तो बहुत थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है हिंदी इकोनॉमिक्स में। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो होते हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसे आप कह रहे हैं, ये क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाने वाली चीज़ें जो हैं, यहाँ हम कुछ तरीके के टेस्ट काम लेते हैं जिसमें आप काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जे टेस्ट जो पढ़ते हैं, इन सारे टेस्ट को हम पढ़ेंगे। और इनसे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत टेक्निकल आने लग गए हैं। चलो नेट की तो बात है ही है, कई स्टेट्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं, अब वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला कोई भी रट लाता है। अब जिसने फॉर्मूला रट लिया उसने वैल्यू पुट करी और इजीली आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन जो नेट में भी आ रहे हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ रहे हैं, कई स्टेट की वैकेंसी जो हम देख रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि इन टेस्ट जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, उन पर भी थ्योरेटिकल वे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके क्वेश्चंस को करेंगे। इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं किसी न किसी टेस्ट को पूछते हुए। लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमने कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करी थी, वो वाला रिग्रेशन ही है ये जो स्टेट्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये आगे एक्सटेंड होता है इकोनोमेट्रिक्स के पोर्शन के रूप में। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टेट्स का कंबाइंड वर्जन माना जाता है, जिसे शॉर्ट में इकोट्रिक्स भी कह देते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स जो है, इकोट्रिक्स जो है, वहाँ रिग्रेशन के मॉडल को, रिग्रेशन की थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए मॉडल पढ़ाए जाते हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो है ही है, इसके आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल भी आप देखेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ब्लू प्रॉपर्टी जो है, ये इकोनोमेट्रिक्स की बेसिक थ्योरी है, जहां से इकोनोमेट्रिक्स की शुरुआत होगी। ब्लू जो है ना, वो एक तरीके एक थ्योरम है जिसे हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इस ब्लू थ्योरम को प्रूव करते हुए हम 3-4 चीजें पढ़ के चलते हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम आती है ऑटो कोरिलेशन वगैरह, इस तरीके की जो मल्टी कोलिनियरिटी है, यहाँ पढ़ेंगे 3 मेजर प्रॉब्लम है जब हम इस ब्लू प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, ऑटो कोरिलेशन है, मल्टी कोलिनियरिटी वगैरह है, इनको पढ़ते हुए आप इस जो बेसिक जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जो कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल के साथ हम पढ़ते हैं। अब जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, उसमें हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन थ्योरीज के साथ दिक्कत ये आएगी कि अगर आपका थोड़ा सा कोर जो मैथमेटिकल पार्ट है अगर वो वीक है तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है जो हम इकोनोमेट्रिक्स के देख रहे हैं नेट में, वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ना आके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी बात कर रहे हैं। तो अगर कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, अगर वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो इससे मतलब ये जो पूरा पोर्शन है इकोनोमेट्रिक्स का, ये लगभग टोटल ही आपको 5 क्वेश्चन तो मिनिमम देगा ही देगा। तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, जिसमें से टाइम सीरीज तो फोकट के नंबर है, केवल थ्योरी है, पढ़ के चलना है और कुछ नहीं। जिसमें डाटा के टाइप पे जाते हैं टाइम सीरीज में तो वो इजीली हैं, ठीक है। इसमें कई बार पूछ लेते हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ होती है ना, डाटा क्या होता है, जिसमें हम आप वो भी पढ़ते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उस तरीके की चीज़ें भी आती हैं। प्राथमिक समंग, द्वितीयक समंग जिसे आप कह रहे हैं हिंदी में, जिसे हम इस तरीके से बात कर पाएँ। तो टाइम सीरीज तो फोर्ड के नंबर, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल और साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल जो है थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे चीज़ों को ईजिली समझने के साथ। ये पूरा पोर्शन आपको 5 से 6 क्वेश्चन देता है। थोड़ा सा पैटर्न हम इसमें नहीं जज कर पाए, क्योंकि जो पैटर्न है, ब्लू प्रॉपर्टी तो आपको 101% नंबर क्वेश्चन दे रही है, लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो एक बहुत पर्टिकुलर ट्रेंड सेट नहीं हो रहा है जिससे आपको ये सर्टेनिटी के साथ कहा जा सके कि इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ब्लू प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन 101% आ रहे हैं। अगर इकोनोमेट्रिक्स में किसी को कुछ भी नहीं आता, जिसने कभी इकोनोमेट्रिक्स का नाम नहीं सुना हो, पहली बार नेट के सिलेबस के लिए पढ़ रहा हो, वो अगर ये पोर्शन में पढ़ के जाता है तो उसके 2 क्वेश्चन तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। आगे जो मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, अब ये शुरुआत में हमने माइक्रो मैक्रो पढ़ने के बाद इकोनोमेट्रिक्स और जो स्टेट्स का पोर्शन है दोस्तों वो उठा लिया। तो इसको देखते डरना नहीं है बिल्कुल भी, और स्पेशली वो लोग, वो तो नहीं डरेंगे जिन्होंने पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ज़्यादा डर जाएंगे। और स्पेशली जो स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें भी
जिसने मीडियम हिंदी रखा हो और जिसने 12th तक या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टेट्स नहीं पढ़ी हो, नहीं साथ में उसको ऐसे पेपर पढ़ा हो। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली दिक्कत मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी है इंग्लिश में इन पोर्शंस के लिए। जैसे हम स्टेट्स में बहुत अच्छी अच्छी किताबें, एसपी गुप्ता है, गुप्ता एंड कपूर है, कई जगह बी एल अग्रवाल भी पढ़ी जाती है, जिसमें उनकी 2 किताबें हैं, प्रोग्राम स्टेटिस्टिक्स और बेसिक स्टेटिस्टिक्स। काफ का भी कई बार लोग पढ़ते हैं, शोम सीरीज़ पे भी लोग जाते हैं, जो कि ज़्यादा आसान भाषा में चीज़ों को समझाती है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हिंदी में। ले देखिए, एक बहुत जो नाम चलता है वो कैलाश नाथ नागर का है नॉर्थ इंडिया में। तो और इसके अलावा कई जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के कई जो लोकल प्रोफेसर्स हैं जो उनको पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने कई लोकल बुक्स निकाल रखी है। तो वो उतनी रिच कंटेंट के मामले में नहीं होती, तो थोड़ी सी वो माध्यम की प्रॉब्लम भी आती है। तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, अपन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे। पूरा जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा है मिनिमम। हम बहुत मिनिमम रेंज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। आप 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नहीं, हम ट्रेंड के साथ तो देखेंगे, लेकिन मैं इन जनरल आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन तो आप तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ठीक है। सेट्स जिसे समुच्चय कहते हैं, फंक्शन जिसे फलन कहते हैं, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, ये जो पोर्शन है आपका, ये कोर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जिसे आप 12th इकोनॉमिक्स और 12th अगर आप किसी मैथमेटिक्स के साथ पढ़ी हो तो वो ही कर पाते हैं। ठीक है। अब लेकिन हमारे पास नेट में जो सिलेबस है वो इस चीज़ को तो ध्यान रखते नहीं, कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आया होगा तो वो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन देते हैं और टेक्निकल जो फॉर्मूला है वो उस तक पढ़ के चलेंगे। और इससे एक क्वेश्चन तो आप जनरली देखने को ही मिलेगा कि इसमें आ ही रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस और इसके जो एप्लीकेशन है और इधर एक डिफरेंस भी होगा। हाँ, एक डिफरेंस इक्वेशन होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कैलकुलस का जो पार्ट है वो थोड़ा वो है तो अलग। मैं इस डिफरेंशियल और इस डिफरेंशियल को एक बता रहा हूँ और ये अलग है ना, इसको आगे देखेंगे, बात करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन वगैरह, उनकी जो थ्योरी पढ़ी है हमने, उन थ्योरीज को हम मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें जैसे कुछ कुछ कंसेप्ट आते हैं कि कंज्यूमर प्राइस जो है, सॉरी, जो प्राइस है उसमें किस तरीके के जो चेंजेस हैं, उनके जो इक्वेशन है उनकी वजह से कैसे हम प्राइस का जो साम्य वाली सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, उससे कैसे साम्य वाला जो इक्विलिब्रियम वाला जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो कैसे लेके आते हैं, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें सरप्लस का कंसेप्ट है, बचत का कंसेप्ट भी है, प्रोड्यूसर सरप्लस का जो हम पढ़ते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं, अवकलन और समाकलन, 2 कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, उनकी मदद से हम चीज़ों को करते हैं। इसलिए कैलकुलस का जो पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो अवकलन समाकलन अगर किसी को याद आ गया हो, किसी के पास मैथमेटिक्स रही हो, तो वो अवकलन समाकलन की थ्योरीज की मदद से हम ये 2-4 चीज़ों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर है लीनियर अलजेब्रा, सबसे इजी टॉपिक इस पूरे पोर्शन का। इजी तो डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, ऑप्टिमाइजेशन भी है, लेकिन मुझे जो लीनियर अलजेब्रा इसलिए लगता है कि मैट्रिक्स का जो पोर्शन है वो एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के एस्पिरेंट को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, जिसमें हम मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस जो है ये सब पढ़ते हैं। मैट्रिक्स का जो पोर्शन है, अब मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स ही आएंगे। ठीक है। इसमें क्या है कि 8-10 तो प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स आ गए और कई तरीके के टाइप हैं वो हैं। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इस तरीके की मैट्रिक्स है, पर्टिकुलर इस तरीके की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके की मैट्रिक्स को जब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग जो है वो क्या क्या होगा, इस तरीके की प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ते हैं। और ये बहुत जोड़ बाकी गुणा भाग ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग में हमने दो और दो जोड़े, यहाँ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से जोड़ के बढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट हैं। अब अभी हम ये नहीं कह रहे हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज, उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपने जो दो और दो चार जोड़े, उसके बजाय हम इस तरीके से जोड़ते बढ़ते हैं, इसको किसी और मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया, इसको घटा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। तो ये इजीली जोड़ भागी गुणा भाग की तरह हो जाती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि बिल्कुल अनुकूलतम स्तर पे कोई रिजल्ट आ रहा है। हमने जब पढ़ा ना प्राइस और अ, इधर तो कंज्यूमर की तरफ से प्राइस, किस प्राइस पे क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, और उधर प्रोड्यूसर की तरफ से इस प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूँगा।
तो वो जो उसका अनुकूलतम स्तर है, बिल्कुल ऑप्टिमाइज जो लेवल है, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। तो उसकी बहुत छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी मेथड है जो इजीली हो जाएंगी। इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हाँ क्वेश्चंस की बात करें, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल अज्यूम करूंगा इससे आता है। मैट्रिक्स एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, ऑप्टिमाइजेशन से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, हालांकि गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें बहुत मैथमेटिकल पोर्शन, ये क्या है कि बिल्कुल कैलकुलेटिव पार्ट है, तो इसमें कोई थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा है नहीं। थ्योरी जो है जिसकी मूल जो इकोनॉमिक्स हमारी माइक्रो मैक्रो वहाँ से आती है, तो वहाँ थ्योरी तो वहाँ आ गई। अब क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन पार्ट है तो ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट आजकल देते नहीं। इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल से आपका कैलकुलेशन पार्ट आ सकता है और थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें एक दो चीज़ें आती है, जैसे कॉफवेव मॉडल भी आता है, और भी एक दो चीज़ें हैं, वो तो हैं। कॉफवेव मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर चांस ज़्यादा बनते हैं तो। इनमें से एक क्वेश्चन तो मैंने बहुत ट्रेंड देखा है कि आ रहा है, लेकिन पढ़ने के लिए कि हम क्या करें, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी अपने को जानना पड़ेगा थ्योरी के साथ साथ। वो हम इजीली चीज़ों को कर लेंगे, और बिल्कुल एक्सपर्ट जो हैं हमारे, वो आपको जुड़ के इन चीज़ों पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके आगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या कहता है? जब हमने देश की सीमाओं में सारी बातें कर ली, माइक्रो मैक्रो पढ़ ली, अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या कहती है? अब चूंकि इंटरनेशनल, इसको कई जगह है ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ना बोल के इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है, कि पेपर का है, ट्रेड का पेपर है, ट्रेड मतलब व्यापार का पेपर है। अब चूंकि ट्रेड तो व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में। इंटरनेशनल ट्रेड का जो पेपर है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, वो ये दिखाएगा कि आपके ट्रेड की थ्योरीज क्या हैं, किन थ्योरीज से आप गवर्न हो रहे हो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह के कंपटीशन हो सकते हैं, वो सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो ट्रेड में बेसिक कंसेप्ट है, इसमें से एक आध क्वेश्चन हर बार आ रहा है, जिसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, परिभाषाएं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इस तरीके से। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें कई सारे, इनमें 4-5 तो मेजर थ्योरीज है, उसके बाद में कुछ एडवांस थ्योरीज, ये तो बहुत बेसिक है। जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से करते हैं, जो कि मार्शल की है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, वहाँ से शुरुआत हम करते हैं मार्शल की, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में बताती है कि हमें किस स्थिति में ज़्यादा फायदा है, तो किस देश को क्या प्रोडक्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद हम रिकार्डो पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हम बर्लर की थ्योरीज पे जाते हैं, फिर हम एक्सरोलिन की थ्योरीज पे जाते हैं। एक्सरोलिन की थ्योरीज जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होके, अब इनके नाम जो है वो तो इंग्लिश में जो नाम है वो है ही है, उसमें तो कोई वो नहीं है। रिकार्डो की तुलनात्मक है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जिसे कहते हैं। हेक्सेरोलिन की थ्योरी है, उसमें एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके हेबलर की थ्योरी, अवसर लागत का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। और हेक्सेरोलिन की थ्योरी में थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी हम, एक कंसेप्ट आता है जिसमें जो साधन कीमत की समानता है, वो एक कारण बनती है कि साधन जो फैक्टर प्रोडक्शन, साधन से मतलब उत्पादन के जो साधन है, उन साधनों की कीमत, यानी कि उनकी वेज जो है, जो भी मतलब वेज से मतलब है मजदूर अगर है तो मजदूरी उसकी क्या है, लैंड अगर है तो उसकी रेंट क्या है, और अगर कैपिटल जो है तो उसका इंटरेस्ट क्या है। कैपिटल को इंटरेस्ट के वे में पे करते हैं ना अपन। तो इन सब फैक्टर प्रोडक्शन की क्या वेजेस हैं, क्या इनकी वैल्यू है, क्या कीमत है, उसका डिफरेंस के आधार पे किस देश को क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, वो सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन लगभग आप इससे उम्मीद करके चलिए, इसमें 4-5 थ्योरीज है, उन सब में मिला के। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम जो सारी थ्योरीज पढ़ी है, ये हमने एक कॉन्सेप्ट होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, IMF, ट्रेड नॉन टेरिफ बैरियर, एक मुंडल फ्लेमिंग मॉडल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो कि ISLM जो हम पढ़ कर आए हैं। डंपिंग लिखने में कोई दिक्कत हुई होगी। एक मुंडल फ्लेमिंग मॉडल होता है जो कि हम ISLM जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए, वहाँ से निकल कर आता है। वो उसका एक्सटेंशन पार्ट है, जो अलग अलग कंडीशंस में किस किस तरीके की चीज़ें हैं उनको दिखाता है। तो बहुत ये, इसको तो आप अलग मत मानो। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान संतुलन जिसे कहते हैं,
संतुलन भी कहते हैं, और इसे भुगतान शेष ज़्यादा ठीक तरीके से कहा जाना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दिखाता है कि कोई भी कंट्री है उसका एक बही खाता है, वो बही खाते में ये दिखाता है कि क्या तो मेरे पास आया और क्या मेरे पास से चला गया और क्या टोटल अंत में जाके बच रहा है। ये तो बेसिक बहुत सिंपल सी चीज़ के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसका वो कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन से मतलब इसमें क्या क्या चीज़ों को हम लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों को हटाते हैं, किन चीज़ों को जोड़ना है, किन चीज़ों को घटाना है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ईजी चीज़ है, बहुत बहुत कंटेंट वाइज देखे तो एक पेज में खत्म, 2 पेज में खत्म इसको कर देंगे। एक्सचेंज रेट, इससे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आप इससे 101% मान के चलिए। एक्सचेंज रेट है विनिमय की दर जो है, इसकी थ्योरीज भी हैं और इसको ग्राफिकल डायग्राम की हेल्प से भी थोड़ा समझेंगे, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसका है तो थोड़े से कंसेप्चुअल पार्ट के साथ समझेंगे। एक क्वेश्चन हम इससे रेगुलर मान के चलते हैं। एक्सचेंज रेट जो है उससे ही आगे चलकर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिसाइड जो होता है। अब चूंकि एक्सचेंज रेट से मतलब क्या है भाई, जब हम विनिमय दर की बात करें तो किस विनिमय दर की बात कर रहे हैं? एक्सचेंज रेट से हमारा मतलब होता है कि जो हमारी करेंसी है उसको जब हम किसी कोई कहीं से प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसको हम पे कर रहे हैं, तो उस करेंसी में करेंगे जहाँ से हमने, जिस देश से हमने वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस है वो हमने ली है, तो उनको उस करेंसी में पे करना है या फिर उस करेंसी में पे करना जो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा वैलिड हो। तो उसके लिए हमें अपनी करेंसी को कहीं एक्सचेंज कराना होता है। उस एक्सचेंज कराने के बाद जो एक सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सचेंज के कई तरीके के सिस्टम है, जिसमें हमने गोल्ड स्टैंडर्ड पहले अपनाया था, फिर हमने फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपनाई, फिर हमने मैनेज्ड जो है एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपनाई। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें जब थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये डिसाइड होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कि कहाँ की करेंसी को कितनी करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ चेंज करना चाहिए और कितना पेमेंट उसको करना है। ठीक है, ये सारी थ्योरीज है, उसको उसको मिला के आप एक एक दो क्वेश्चन, मैं तो दो ही कहूँगा कि ये 2 क्वेश्चन तो लगभग आ जाते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है कंसेप्ट भी है। ठीक है, गेन फ्रॉम ट्रेड इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसकी क्या है कि 5-6 तरीके की ट्रेड है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसे। अब चूंकि हिंदी अगर आप देखेंगे तो भुगतान की शर्तें हैं, हिंदी बिल्कुल करेंगे तो इसे शॉर्ट में टीओटी कहा जाता है। तो टीओटी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 4-5 तरीके के टाइप्स है, वो टाइप पढ़ के हमारा काम चल जाता है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इजीली। ये एक लाइन का कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर आता है टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर, प्रशुल्क कहा जाता है इसे। तो प्रशुल्क जो है एक तरीके का, आगे लिखा हुआ है बैरियर शुल्क, है ना। बैरियर मतलब बाधा, अवरोध जो है। अब बैरियर क्यों है? जब हम किसी देश से कोई भी कमोडिटी लेते हैं या फिर किसी दूसरे देश को कमोडिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन पर एक टैरिफ लगा देते हैं, एक ड्यूटी लगा देते हैं, एक तरीके का टैक्स लगा देते हैं। सिंपल भाषा में, बिल्कुल एकदम बिना इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों की भाषा में बात करें तो वो उस पर एक टैक्स लगा देते हैं, जिससे क्या होती है ना कि उस पर्टिकुलर कंट्री में वो कमोडिटी जो है वो महंगी हो जाती है, इसलिए इसको बैरियर कहा जाता है। अब टैरिफ किस तरीके से बैरियर है, क्या इसके टाइप हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई और भी बैरियर है क्या, वो हम इस पूरे उसमें पढ़ेंगे जो बैरियर के तौर पे काम करते हैं। जैसे और भी कई कंसेप्ट है, कोटा भी है। कई बार क्या होता है ना कि ब्लॉक्स बना लेते हैं, रीजनल ब्लॉक्स बना लेते हैं कि चलो हम 5-10 देश तो आपस में कुछ नहीं लेंगे, बाकी किसी दूसरे देश से आएगा तो उस पर इतना % टैक्स लेंगे। इस तरीके कई सारी प्रॉब्लम्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है, ठीक है, गेट वेट को छोड़ रहे हैं एक बार। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है मतलब इस जो मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, टर्म्स बैरियर्स के रेफरेंस में। जैसे कि यूरोपियन यूनियन था, तो वो अपने में तो एक पर्टिकुलर करेंसी उन्होंने यूरो बना ली, एक पर्टिकुलर टैक्स पैटर्न बना लिया कि हम इतना टैरिफ आपसे, अपन ने तो फ्री है आपस में, और दूसरे आएंगे तो उससे इतना % ले लेंगे। तो ये भी बैरियर्स के तौर पे काम करता है। गेट WTO वगैरह जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करती है ट्रेड को, कि कितना होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए और किस प्राइस पर होना चाहिए। अगर कोई अनवांटेड चीज़ हो रही है और तो उस तरीके की चीज़ों को ये मैनेज करते हैं। अपने कई पॉलिसीज़ होती है, वो ट्रेड पॉलिसीज़ को ये बनाने का और लागू करवाने का काम करते हैं। उसी में IMF और वर्ल्ड बैंक भी, इनके सबका रोल अलग अलग है। इन सब के रोल वो, ये बहुत ही फैक्चुअल पार्ट है, इसमें कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। आपको याद करना है, रटना है किसका कितना रोल है। इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, इसमें फैक्चुअल पार्ट है। लेकिन इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन तो फैक्चुअल कोई ना कोई आ ही जाता है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा करंट वाला पोर्शन भी आता है, जैसे प्रेसिडेंट कोई नया चेंज हो गया, कोई नई पॉलिसी आ गई हो, इस तरीके का इसमें थोड़ा सा करंट का सिनेरियो भी जोड़ लेते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी में
अगर अपन ओवरऑल बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको ये पोर्शन प्रोवाइड करवा देता है, तो इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, इग्नोर तो किसी पोर्शन को नहीं कर सकते। पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसे लोक वित्त कहा जाता है ज़्यादातर, पब्लिक इकोनॉमिक्स के बजाय पब्लिक फाइनेंस भी कई जगह कहा जाता है, जिसे पब्लिक फाइनेंस अगर कहेंगे तो लोक वित्त कहेंगे, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स कहेंगे तो इसे लोक अर्थशास्त्र कहेंगे, ठीक है। अब इसमें पहला कंसेप्ट लिखा हुआ है मार्केट फेलियर रेमेडियल मेजर्स, जो कि इसकी रेमेडियल मेजर्स है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या रेमेडीज, क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसमें एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए थे। पब्लिक गुड्स, ठीक है, एक्सटर्नलिटी, इसको छोड़ो एक बार। मार्केट फेलियर से मतलब क्या है, जो हमने मार्केट पढ़ा है किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमें क्या दिखाएगा कि ये सब प्राइस है, ये सब उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी है, ये हम कंज्यूम करेंगे। प्रोडक्शन में क्या होगा कि ये सब ये प्राइस है, इसमें हम इतना माल बेचेंगे, ठीक है, ये हमारी लागत है, ये इसके हिसाब से हमारी प्राइस है, इसके हिसाब से हम इतनी क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। इसमें कोई गुणागणित नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ मार्केट फेलियर का कंसेप्ट क्यों आ रहा है कि जब हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हमारी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें जुड़ जाती है। एक बहुत इजी चीज है, जैसे चूंकि पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो पब्लिक में जो चीजें जानी चाहिए वहाँ ये मार्केट कंसेप्ट फेल हो जाते हैं। जब जैसे कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री समझ लीजिए, वो प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है। चावल अगर वो हो सकता है कि 50 रुपये, 70 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बेच रहा हो, क्या राशन का चावल और सरकार अपनी कोई एक मील डाले चावल की, और उस मील के चावल को क्या सरकार भी 100 रुपये किलो में बेचेगी, क्योंकि वो बोले इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वो वहाँ 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो बेच रही है। यहाँ फिर वो जो मार्केट का कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो वो उस मार्केट का जो कंसेप्ट है पब्लिक के नज़रिए से, वहाँ ये हम थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ एक जैसे प्रॉब्लम आती है, फ्री राइडर्स प्रॉब्लम है, जो क्या करते हैं कि हमने पब्लिक का कोई प्रोडक्शन किया, जैसे पब्लिक के प्रोडक्शन से मतलब सर्विसेज भी हो सकती है, जरूरी नहीं पर्टिकुलर कमोडिटी हो। सर्विस से मतलब पब्लिक पार्क हो सकता है, पब्लिक ब्रिज हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो वो जब हम सर्विसेज या कमोडिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको मार्केट में डालते हैं, पब्लिक में उनका किस तरीके से यूज होता है और वो सारे सिस्टम जो फेल कई बार किस तरीके से हो जाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। पब्लिक गुड, जो कि इसकी परिभाषा से काम चल जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक्सटर्नलिटी क्या होती है, ये बाह्यताएं बोलते हैं इसको, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अगर आप जाएं, बाह्यताएं। बाह्यताएं क्या होती है कि जब आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, या आप किसी सर्विस का उपभोग कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो बाहर से अगर कोई चीज़ आपके उसमें रोल प्ले कर रही है, तो उसका, उस इंटरवेंशन का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो एक्सटर्नलिटी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। जैसे बहुत अगर बेसिक एग्जांपल दूं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आप सब एस्पिरेंट हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, जॉब में हो, वो रहते हो, या प्रोफेसर्स रहते हो यूनिवर्सिटी के, तो क्या आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, कि आप कहीं रह रहे हैं किसी इलाके में, और वहाँ फैक्ट्री से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, और आपको जो जनरल AQI का जो लेवल है, जो एयर का जो एयर की प्योरिफिकेशन का मेज़र है, वो बहुत ही लो लेवल पर है। तो क्या आपको आपके किसी भी सर्विस को वो ब्रेक नहीं करेगा, जैसे उसी इलाके में पार्क हो और उसी इलाके, और आपको जितना उसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा आधा हो गया, क्योंकि उधर से फैक्ट्री का धुआं भी आ रहा है। तो ये जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, ये किस तरीके से हमारे डिसीजंस को फेल करती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कोल्यूजन और कंज्यूमर्स वेलफेयर जो है इसी का पार्ट है। कि जैसे हमने वो जो बात करके आए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ओलिगोपोली में हम आते हैं, कोलिसिव और नॉन कोलिसिव मार्केट। तो जब जनता के रेफरेंस में बात होती है, जनता के भले के लिए बात होती है, तो सरकार उसको कंट्रोल करती है, तो उसके चीज़ों को पढ़ेंगे। पब्लिक रेवेन्यू का जो पार्ट है, रेवेन्यू से मतलब होता है आय, इनकम, जिसे हम बहुत ही सिंपल भाषा में कह लेते हैं। इसे कई जगह आगम भी पढ़ा जाता है, ठीक है, आप इनकम कह रहे हैं। पर्सनल रेफरेंस में इंडिविजुअल लेवल पे तो इसे इनकम कह देते हैं, जनता के रेफरेंस में बड़े लेवल पर, सरकार के लेवल पे इसे रेवेन्यू कहा जा रहा है, केवल और केवल इतना फ़र्क है। तो पब्लिक रेवेन्यू के जो कंसेप्ट हैं इसमें, अब पब्लिक रेवेन्यू से मतलब सरकार का जो रेफरेंस है, सरकार का जो
और रेवेन्यू है, सरकार की जो इनकम वो कहाँ से आएगी, वो आती है हमारे बीच से। ठीक है, जैसे सरकार लगान लेती थी पहले, और जो लगान तो पड़ी होगी, दुगना तिगना लगान लेगा, उस तरीके वाली चीज़ें हैं ना, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसके। अब चूंकि सरकार टैक्स करेगी, टैक्स लगाएगी, टैक्स वसूल करेगी, तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है जैसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है जैसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे वो सेल टैक्स हुआ करता था, और भी कई तरीके की चीज़ें। आजकल अब चूंकि जीएसटी आ गया है इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम में, तो वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आपने पढ़े, जिसमें इनके टाइप भी पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब इनमें क्या थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन भी, कौन सा, ये वाला, हाँ, प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि आपने पहले टैक्स की टाइप पढ़ ली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। अब उसमें टैक्स की थ्योरी जो है सरकार कौन सी अप्लाई कर रही है। थ्योरी से मतलब सरकार को ऐसी थ्योरी लगानी चाहिए ना, ऐसा ही मॉडल अपनाना चाहिए जो जो जनता का ज़्यादा भला करता हो। तो सरकार किस तरीके का टैक्सेशन का नियम जो है वो फॉलो कर रही है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें कुछ थ्योरी जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, कुछ नॉन प्रोग्रेसिव होती है। जैसे क्या होता है, इसमें कई सारे टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। जैसे पर्टिकुलर क्या करती है सरकार की, इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे इतना टैक्स आपको देना ही है, चाहे वो 1 किलो लो, चाहे 2 किलो, चाहे 10 किलो लो। कुछ में क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी लोगे उसके परसेंटेज के हिसाब से दे दो। ठीक है, जैसे इनकम के साथ होता है, और सब सारी चीज़ें हैं। तो वो कितनी जनता के भले की, कितनी नहीं है, कौन सी प्रोग्रेसिव है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर ये तो जब थ्योरीज पढ़ ली, अब इंसिडेंस एंड इफेक्ट जो है टैक्सेशन का, इसे भार बोलते हैं ना, कि इंसिडेंस जो है वो कर भार बोलते हैं इसे, टैक्सेशन का। तो कर का भार जो है अल्टीमेटली किस पर जाकर पड़ रहा है, जैसे किसी प्रोडक्शन पे लगाया कि आपने 10 रुपए की चीज़ बेची, तो आपको 2 रुपए देना पड़ेगा। उसने क्या किया, वो चीज़ 10 रुपए की बेचने बजाय 12 रुपए की बेच दी, तो वो लगाया तो प्रोडक्शन उस पे, प्रोड्यूसर पे था। अब वो आ गया अल्टीमेटली कंज्यूमर पे, जिसने लास्ट टाइम पे वो कंज्यूम करी है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, इंसिडेंस जो अंतिम में जो कर का भार है वो किस पर जाकर पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर, वो हमने लोग आगम पढ़ी, लोग आई पढ़ी, या लोक वित्त हम कह रहे हैं, इसे हम लोक व्यय कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर ना खर्चा है, कुल मिला के सिंपल सी चीज़ है ना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक्सपेंडिचर के थ्योरीज हैं, किस तरीके से हम सरकार खर्चा करती है, और कितना काम का है, कितना काम का नहीं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ये पोर्शन इसका नहीं है। वो जो पिछला पोर्शन था, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर इस पूरे पोर्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये है, ये पूरा पोर्शन, इसको ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेब्ट है, डेब्ट जनता से भी लेती है, दूसरी सरकारों से भी लेती है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी लेती है। ठीक है, दूसरा बजट, बजट मल्टीप्लाई, ये तो छोटी सी थ्योरी है। बजट का जो पार्ट है दोस्तों, बजट में हम एक पूरा फ्लो चार्ट बना के ये समझेंगे बजट का मतलब क्या है। आपका जो इनकम है, फिर आपका जो खर्च है, वो कैसे बैलेंस हो रहा है, वो आपको सरकार को देखना है, वो हम बजट में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सरकार की इनकम होती है, कुछ सरकार का खर्च होता है। इनकम के 10 तरीके के पार्ट होते हैं, यहाँ से, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में किस तरीके की टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। टैक्स में भी तो आएंगे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में भी ये, इनडायरेक्ट में ये चार चीज़ें। फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे फ़ी हो सकती है, लेवी हो सकती है, जुर्माने हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, स्टाम्प ड्यूटी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। फिर आपके एक्सपेंडिचर की बात होगी, एक्सपेंडिचर में भी हम अलग अलग तरीके से जैसे दोनों में क्या है ना, दो टर्म्स होती है ना, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ठीक है, वो सारी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर उसमें भी खर्च हमने किया, तो खर्च हमने कुछ विकास के कामों में कर दिया, कुछ रेगुलर कामों में कर दिया, जैसे इनकम में कर दिया, डिफेंस में कर दिया, वो किस में कितना सही है, कितना गलत है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बजट वाला पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन की उम्मीद हम हर बार करते हैं ट्रेंड के हिसाब से। फिजिकल पॉलिसी जो है, फिजिकल पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा करंट का पार्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है। दोनों हम दोनों वे में इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन की उम्मीद हम इससे करते हैं जो कि पिछला ट्रेंड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, मैंने जितना जूनियर्स के साथ चर्चाएं करी है, साथियों के साथ चर्चाएं करी हैं, तो बहुत जगह ये जो पेपर है ये ऑप्शन में पढ़ाया जाता है। मतलब आपको इलेक्टिव पेपर के तौर पे दिया जाता है कि आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। लेकिन चूंकि ये बहुत ही कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। पहला तो ये पोर्शन इसको छोड़ दो, ये आपने बहुत, ये तो चलो इकोनॉमिक्स की बात है। आपने कोई जनरल कंपटीशन भी अगर दिया है जिसमें जनरली पूछ लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो ये वैसा कंसेप्ट है। ठीक है, थ्योरीज, थ्योरीज, अब दो दो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, थ्योरीज अलग हैं और मॉडल
इसमें अलग है, हाँ मॉडल अलग है। थ्योरीज वाला पोर्शन ये है और मॉडल वाला पोर्शन ये है। थ्योरीज क्या है दोस्तों, जो आपकी बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फिलोसफी। यहाँ पे भी अब देखो, चूंकि वही है, इकोनॉमिक्स के पिता हैं एडम स्मिथ, जिसे हम कहते हैं। अब जिसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, अब यही हर जगह थ्योरीज दे रहे हैं। तो यही जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अलग कर दिया, ओ सॉरी, हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अलग कर दिया, हमने डेवलपमेंट में अलग कर दिया, हमने अलग अलग जो भी चीज़ें हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन थ्योरीज तो अल्टीमेटली यहीं से आनी है। तो इनकी थ्योरीज है, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, ये बहुत सिंपल सिंपल थ्योरीज है, मार्क्स वगैरह की, शुम्पिटर, ये छोटी छोटी थ्योरीज है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बैलेंस अनबैलेंस में हर्षमैन की थ्योरी अनबैलेंस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बिग फिश थ्योरी है, ये बहुत छोटी छोटी थ्योरीज है, इनमें डरने की जरूरत नहीं है। एकदम कंसेप्चुअल में पढ़ेंगे, एक के बाद एक आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। मॉडल जो है हेराडोमर, सोलो, रॉबिन्सन, कार्लडोर। देखो मेन जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है हेराडोमर, जिससे क्वेश्चन 101% आते हैं। हेराडोमर दोनों अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों ने अलग अलग मॉडल दिए थे, लेकिन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ते हैं कि दोनों का कंक्लूजन है वो सेम होता है। सोलो इसमें आगे चल के है, सोलो की जो थ्योरी है, हम चूंकि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट देखो प्रोडक्शन से भी जुड़ा हुआ होगा। प्रोडक्शन से क्यों जुड़ा हुआ होगा कि वही जाके आगे ग्रोथ को डिसाइड करेगा। ग्रोथ को डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर हैं, क्या एलिमेंट है, क्या कितना प्रभाव है, उसमें टेक्निकल प्रोग्रेस भी आएगी, उसमें और भी कई तरीके के फंक्शन होंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सोलो का जो मॉडल है, बहुत इंडिविजुअल मॉडल के तौर पे देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल्स में ये माना जाता है। रॉबिन्सन कार्लडोर है, ये थोड़ी सी थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो छोटा है कंपेरेटिवली, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से हम 101% मान के चलते हैं, जिसमें भी हेराडोमर और सोलो की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इंडिजिनियस ये टेक्निकल प्रोग्रेस, जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस जो है, ये कहने का मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्शन किया, आपने 10 लेबर लगा के आप 100 यूनिट किसी भी चीज़ की बना रहे हैं। एसी का जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हाँ, आप इंडिविजुअल लेवल पर जब आप ग्रोथ सॉरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 यूनिट लगा के, 10 लेबर लगा के कोई 100 यूनिट बना रहे हैं, सपोज उसमें कोई टेक्निकल एडवांसमेंट आ जाता है, तो पता चले कि एक ही लेबर से 100 यूनिट बना रही है, कोई मशीन लगा दी, और फिर 10 लेबर जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस का कितना क्या रोल होता है, किस तरीके की होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिजिनियस ग्रोथ जो होती है वो ये दिखाती है कि आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी जो स्किल्स है वो अगर बढ़ जाए तो किस तरीके से प्रोडक्शन में उनका अच्छा रोल आता है, और किस तरीके से वो चीज़ें ग्रोथ में रोल प्ले कर पाती हैं। फिर है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम जो बात कर रहे हैं मॉडल्स की ग्रोथ की, ओ सॉरी मॉडल्स की थ्योरीज की, वो क्या बता रही है, वो केवल और केवल ये बताती है कि आप ऐसे करो तो ये प्रोडक्शन होगा, इस तरीके से आपको ये फ़ायदा होगा, उसमें ये टेक्निकल प्रोग्रेस है। सारी चीज़ें आपने पढ़ी समझी, लेकिन आपने पहला ही जो इसका पार्ट है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपने ये समझ लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वृद्धि जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि वृद्धि जो है केवल एक, हाँ ग्रोथ जिसे हम कह रहे हैं, वो केवल और केवल क्वांटिटेटिव मेजर है। विकास जो है वो क्वालिटेटिव गुणात्मक एक कंसेप्ट है, जिसमें हम केवल वृद्धि नहीं लेते, वृद्धि के साथ साथ वो सारे जरिए भी लेते हैं जो मानव विकास के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी हो। अब चूंकि ये सारी चीज़ें तो ग्रोथ पर आ गई थी, अब हमें उनको मेजर करना है कि विकास के नज़रिए से वो कितनी फ़ायदेमंद है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास PQLI, HDI और SDG के जो गोल्स है वो सारी चीज़ें हैं। इनके क्या है कि अलग अलग पैमाने हैं, इनके स्केल है कि इतना हुआ, अगर किसी कंट्री का इस स्केल पे स्थान, तो ये अच्छी ग्रोथ वाला देश है या विकास वाला देश है, या मध्यम विकास वाला है, या ये कम विकास वाला है, या अत्यधिक विकास वाला है। ये हम चीज़ें मेज़र करते हैं इनके पैमानों पर। अब इनमें भी अलग अलग स्केल होते हैं, जैसे इनमें स्कूल एनरोलमेंट भी होता है, इनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मतलब है कि मतलब हेल्थ का जो लेवल है वो किस तरीके का है। उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें लेते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें से आप इंडेक्स में से जो है, ये जो हमारे PQLI वगैरह हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, इनमें से 101% 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं।
फिर है पॉवर्टी और इनइक्वलिटी। पॉवर्टी इनइक्वलिटी थोड़ा सा करंट का पार्ट है जो कि इंडियन इकोनॉमी में आता है, तो इसलिए करंट वाले पोर्शन से तो यहाँ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उसमें थ्योरीज भी आती है इंडियन इकोनॉमी में जब हम जाते हैं कि किस कमेटी ने कितने कैलोरी पे पहले हमारे कंसेप्ट चलता था, किसी और कमेटी ने उसको इनकम पे ला के दे दिया, किसी और कमेटी ने उसको एक्सपेंडिचर पे ला के दे दिया कि इतने रुपए दिन में खर्च करने वाला आदमी या महीने में खर्च करने वाला आदमी गरीब नहीं माना जाएगा। तो वो सारी थ्योरीज हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ लेंगे। यहाँ जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है, यहाँ उनका मतलब है कि इनके कंसेप्ट क्या हैं, इनकी थ्योरीज अगर कोई हैं तो वो किस तरीके की हैं और उनके मेजरमेंट जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या है। इसमें आजकल मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह और सब चीज़ें आ गई है, वो हम पढ़ेंगे। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट जो कि ये PQLI वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे उसी में पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा इससे ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है। पॉवर्टी से एक आध क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, इंडिकेटर से 101% क्वेश्चन आता ही आता है। और ज़्यादा जो जरूरी पोर्शन है इसमें थ्योरी और मॉडल्स का है, जहाँ से क्वेश्चन मिला के 7-8 क्वेश्चन दोनों से मिला के आ जाते हैं। फिर है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पोर्शन, जिसमें डेमोग्राफी का भी थोड़ा सा पार्ट। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी के हिसाब से जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब मार्क इकोनॉमी, ये जो एनवायरनमेंट का पार्ट है बहुत ज़्यादा बहुत जगह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और इसमें बहुत ही थियोरेटिकल चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैक्सिमम दे देता है, तो इसको बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको इग्नोर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो फोकट के नंबर आपको देके जा रही है। ये पब्लिक गुड जहाँ जो वहाँ पढ़ के आए हैं, पब्लिक फाइनेंस वही है। मार्केट फेलियर का कंसेप्ट उससे मिलता जुलता है। एक्सटर्नलिटी यहाँ भी है, एक्सटर्नलिटी वहाँ भी है, तो इसको छोड़ के नहीं चलना है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। कोस्ट थ्योरम इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है। और वैल्यूएशन मेथड जो है, इसमें कई तरीके की वैल्यूएशन मेथड आएगी। 3-4 वैल्यूएशन मेथड अपने को जरूरी तौर पे पढ़नी होती है, वो हम पढ़ेंगे। वैल्यूएशन मतलब जो एनवायरमेंटल गुड्स है, जो कि एनवायरमेंटल गुड्स कौन सी होगी, जो पब्लिक गुड होंगी। जैसे जंगल है, जंगल एनवायरमेंटल गुड है। अब जंगल पे किसी व्यक्ति का अधिकार तो है नहीं, पब्लिक गुड है। तो एनवायरमेंटल गुड्स जो है उनकी वैल्यूएशन कैसे हो, किस तरीके से हो। पार्क है, पार्क बना दिया, आप हवा कंज्यूम कर रहे हो, उसका वैल्यूएशन कैसे हो, किस तरीके से। अगर उसको टैक्स सिस्टम में लाना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो फोकस करनी ही करनी है। ये आपको 4-5 क्वेश्चन देता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। कंसेप्ट एंड मेजर्स, फर्टिलिटी, मोरबिलिटी, ये परिभाषाएं हैं क्या होती है। जैसे इसमें छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो इजीली हो जाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह तो बहुत थ्योरी की चीज़ है। लाइफ टेबल जो है वो इसमें थोड़ा सा पढ़ने का पार्ट है। लाइफ टेबल से क्वेश्चन बहुत जगह आते हैं। लाइफ टेबल से इसलिए क्वेश्चन आते हैं क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट जो काम करता है, हर स्टेट का एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ की भर्तियों के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी लाइफ टेबल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब राजस्थान में तो कंडीशन ये है कि जो डेमोग्राफी वाला पार्ट है जिससे 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लाइफ टेबल 2 क्वेश्चन देके जाता है। ठीक है, हालांकि नेट में इस तरीके का ज़्यादा रिलेवेंस हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम चीज़ों को पढ़ लेंगे, ये थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें नहीं है। इंडियन इकोनॉमी, अब इसमें आप सारी चीज़ें जो देख रहे हैं भाई, हमारे 3 पार्ट हैं। किसी भी इकोनॉमी के 3 मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जो है वो इसमें हम पढ़ते हैं। जिसे प्राथमिक क्षेत्र में हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री लेते हैं, कृषि और पशुपालन। सेकेंडरी सेक्टर है जो उसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर लेते हैं, चूँकि यहाँ केवल इंडस्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, आजकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को अलग करके पढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं हम, ये सब चीज़ें ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है ना कि आपने ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है। थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट मतलब जो जो चेंज नहीं होता है, जो करंट का पार्ट नहीं है। मतलब पहले जब इंडियन इकोनॉमी जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद का हमारे यहाँ ग्रोथ का क्या पैटर्न है वो हम पढ़ेंगे। जैसे उसमें 5 ईयर प्लान आएंगे, क्या क्या मॉडल्स अपनाए गए, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वो कई बार पूछ लेते हैं। आजकल चूंकि 5 ईयर प्लान अब प्रचलन में नहीं है, अब नीति आयोग आने के बाद एक विजन प्लान जारी होते हैं जो 3 ईयर, 7 ईयर और 20 ईयर इस तरीके से चलते हैं। जैसे विजन 2047 है, 2047 तक वाला जो विजन है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो इनकी रिलेवेंस कम हो गई है, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो उस लिहाज से हम इसको पढ़ेंगे। अब बाकी ये जो पोर्शन है एग्रीकल्चर का, जिसमें स्टेटिक पार्ट भी होगा, करंट भी होगा, लेकिन हम स्टेटिक पार्ट पे फोकस कम करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि अब
स्टैटिक पार्ट ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इंडियन इकोनॉमी में करंट का पार्ट ही पूछा जाता है। जो तो इस समय के जो ट्रेंड है, मतलब एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी कौन से सेक्टर का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह हैं, खाद्यान्न की जो फसलें हैं, व्यापारिक जो फसलें हैं, उनमें कितना कौन से का ज़्यादा प्रोडक्शन है, कितने का नहीं है, वो सब पढ़ेंगे। करंट में अगर कोई पॉलिसी आई है तो वो पॉलिसी किस तरीके से काम कर रही है वो पढ़ेंगे। ऐसा ही इंडस्ट्री के साथ है, ऐसा ही सर्विस सेक्टर के साथ है। तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे करंट वाले सिनेरियो पे, और ज़्यादातर क्वेश्चन भी वही आ रहा है। अर्बन डेवलपमेंट में भी सेम सिचुएशन है कि अगर कोई पॉलिसी है तो वो पॉलिसी से जुड़ा हुआ करंट का सिनेरियो है वो हम पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड में जैसे बीओपी की जो थ्योरीज है, एक्सचेंज, ये जो ट्रेड पॉलिसीज है, इधर अपने फॉरेन कैपिटल की जो बात करें, एक्सचेंज रेट में जो बात कर रहे हैं हम, करेंसी वगैरह की, वो सारी चीज़ें आप थ्योरीज में पढ़ के आएंगे इंटरनेशनल में, और यहाँ पर आकर उसका जो करंट सिनेरियो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल सोशल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह जो नए नए कंसेप्ट है, पीपीपी मॉडल जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको पढ़ेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी जो है ओवरऑल जो मैं बताऊं, पूरा पोर्शन आपको जब हम पढ़ेंगे, जो ट्रेंड में आपको बताऊंगा टोटल मिला के, तो आप 15 क्वेश्चन मान के चलो। ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी एज ए होल यूनिट आपको इतना प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ ही रही है। इसको हम थोड़ा सा करंट सिनेरियो जोड़ते हुए पढ़ेंगे क्योंकि ट्रेंड वैसा ही है। ठीक है। थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट ही पढ़ेंगे, वो केवल इसलिए कि गलती से फोकट के नंबर अपन क्यों ही गवाएं, और वो ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन ओरिएंटेड है। तो दोस्तों ये हमारा जो है सिलेबस एनालिसिस वाला पार्ट है। इसे हम नेट के सिलेबस एनालिसिस के का जो पार्ट हमने पढ़ा है। अब चूंकि हमने हल्की हल्की बात ये भी की है कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम एक जो है पेपर एनालिसिस की एक अलग क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम यूनिट वाइज देखेंगे। जैसे माइक्रो है, माइक्रो में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और माइक्रो में भी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से कितने आते हैं, प्रोडक्शन से कितने आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर से कितने आते हैं, वेलफेयर से कितने आते हैं, ये भी हम बिल्कुल आपको तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपको नेट के हिसाब से हम थोड़ा सा रेफरेंस बुक्स की बात भी करेंगे, जब हम, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग ही क्लास में बताया जाए, ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसमें बुक लिस्ट पे बात कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चीज़ों पर हम बात कर लेंगे, हमारा कंटेंट तो है ही है। तो हम इसको जो अपनी यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको ये क्लास अवेलेबल हो रही है। इसके साथ ही जो रिलेवेंट चैनल है वो, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसको आप डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ आपके साथ ये जो क्लासेज है वो शेयर और कर दी जाएंगी, और कोर्स जो है वो आपको ऐप पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो अपनी यूनिवर्सिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, क्या हम आगे इसमें और सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।